साथियों नमस्कार। थंबनेल में जैसा आप देख पा रहे हैं, आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। किस प्रकार से भारत के संविधान को संशोधित किया जा सकता है, उसके किसी पार्ट या किसी अनुच्छेद या किसी उपबंध को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, उसके विषय में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। क्लास को प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। संशोधन की जो प्रक्रिया बताई गई है हमारे भारत के संविधान में, वो भाग 20 में बताई गई है। सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि संवैधानिक जो प्रावधान इस संबंध में किया गया है वो भारत के संविधान के भाग 20 में किया गया है और उसके अंतर्गत आर्टिकल 368 में ये बताया गया है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी। देखते हैं आर्टिकल 368 क्या कहता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 368 जो संविधान के भाग 20 में दिया गया है वो क्या क्या बातें कहता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले संशोधन के बारे में ये क्या कहता है कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध का क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। किसी भी उपबंध को भारत की संसद क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है। संविधान के किसी भी उपबंध को पहला पार्ट जो है, पहली जो चीज कहता है वो ये कहता है आर्टिकल 368। उसके बाद ये बताता है कि ये संशोधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। संशोधन के अंतर्गत ये बताता है परिवर्धन। परिवर्धन मतलब किसी भी पार्ट को, संविधान के किसी भी भाग का परिवर्धन यानी उसको विस्तारित करना, उसके अलावा उसको परिवर्तित करना, उसको समाप्त कर देना। ठीक है, ये सभी के सभी क्या आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। ये भी आर्टिकल 368 में ही बताया गया है। साथ ही तीसरी बात जो आर्टिकल 368 के तहत कही गई है संविधान संशोधनों के बारे में, वो ये कही गई है कि संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। और ये बात मूल संविधान में नहीं थी, इसको जोड़ा गया कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जैसा आप सभी को मालूम है, 42वां संविधान संशोधन 1976 था, वो इमरजेंसी की पृष्ठभूमि में बना था और संसद की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास इस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। और चूंकि संविधान के संशोधन की शक्ति किसमें निहित होती है, संसद में, तो संसद की शक्ति को बढ़ाते हुए एक प्रावधान ये जोड़ा गया कि जो संशोधन किया जाएगा उसको किसी भी आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई, यानी कि संसद की संविधान को संशोधित करने की जो शक्ति है उस पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। ये किस में बताया गया, आर्टिकल 368 में व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से संसद किसी भी भाग का, इससे प्रथम दृष्टया हमें ये प्रतीत होता है कि आर्टिकल 368 के द्वारा संसद क्या कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है। उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। किसको, संशोधन क्यों किया, इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, लेकिन वो किया गया संशोधन समाप्त किया जा सकता है। और वो समाप्ति किसके द्वारा हो सकती है, कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। और ये किस आधार पर हो सकती है, उसके कुछ आधार हमारे संविधान में बताए गए हैं कि अगर उससे मूल ढांचे के ये विरुद्ध हो तो उस संशोधन को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन संशोधन क्यों किया, इस पर क्या नहीं उठाया जा सकता, प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो ये कुछ बातें आर्टिकल 368 में कही गई है। साथ ही एक चीज और कही गई है कि अनुच्छेद 13 जो है वो संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 13 आप देखते हैं, अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 की यदि आप बात करें तो आर्टिकल 13 जो है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधि, मूल अधिकारों से असंगत यानी इनको समाप्त करने वाली या कम करने वाली, मूल अधिकारों से असंगत जो विधि है वो क्या होगी, विधि शून्य होगी। विधि क्या होगी, शून्य होगी। ऐसी विधि जो कि मूल अधिकारों को कम करने वाली है या उन्हें समाप्त करने वाली है वो शून्य होगी। लेकिन आर्टिकल 368 में लिख दिया गया कि ये चीज किस पर लागू नहीं होगी, अनुच्छेद 13 का जो ये प्रावधान है ये आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगा, अर्थात संविधान संशोधनों पर ये लागू नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, ऐसी कोई विधि संविधान संशोधन यानी ऐसा कोई संविधान संशोधन कर दिया गया है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, मूल अधिकारों में भी क्या हो रहा है, असंगत है, वो मूल अधिकारों से भी क्या है, असंगत है, तो वो आर्टिकल 13 के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता, उसे शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कोर्ट न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उसे समाप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आर्टिकल 368 में अंत में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को भी बता दिया गया है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी आर्टिकल 368 में निर्धारित कर दी गई है। तो संशोधन की क्या प्रक्रिया बताई गई है
कि सबसे पहली चीज तो संविधान संशोधन के लिए एक विधेयक लाना पड़ेगा, एक बिल संसद में लाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना है तो एक बिल लाना पड़ेगा जिसे संविधान संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाएगा, CAB कहा जाएगा। उस CAB को लाया जाएगा, कहाँ लाया जाएगा? सदन में लाया जाएगा। सदन कौन सा? लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी, यानी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो एक बात यहां से क्लियर होती है कि राज्य के विधानमंडलों में संविधान संशोधन संबंधी किसी प्रकार का बिल नहीं लाया जाता। पूर्णतः शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। चाहे लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में लाया जाए, क्या लाया जा सकता है? संविधान संशोधन के लिए बिल लाया जा सकता है। और ये जो बिल संविधान संशोधन के लिए लाया गया है वो राज्यसभा से अलग पारित होगा और लोकसभा से अलग पारित होगा, यानी किसी प्रकार की संयुक्त बैठक के द्वारा इसको पारित नहीं किया जा सकता। तो एक चीज और क्लियर होती है कि अलग अलग पारित करना पड़ेगा संविधान संशोधन विधेयक को। संयुक्त बैठक का संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अगली बात, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित करने के बाद में, कोई भी विधेयक पारित करने के बाद कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास में जाता है। और अन्य विधेयकों के संबंध में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास में क्या पावर होती है? या तो उसको लौटा दे या फिर क्या करे, उसको पेंडिंग रख ले। या तो लौटा दे या उसको पेंडिंग रख ले, अपने पास में रख ले, या फिर उस पर अनुमति देने से मना कर दे। लेकिन संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में ये बात स्पष्ट रूप से आर्टिकल 368 में बताई गई है कि यदि संविधान संशोधन के लिए कोई बिल, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसको उस पर अनुमति देनी ही होती है। उसके अलावा कोई अन्य विकल्प राष्ट्रपति के पास में नहीं है। अब संशोधन जो किया जा सकता है वो दो प्रकार से बताया गया है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत दो प्रकार से संविधान के संशोधन को बताया गया है कि दो तरीके से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। पहला तरीका, जिसके लिए क्या चाहिए? जो प्रत्येक सदन है, यानी लोकसभा से पारित होगा तो लोकसभा के लिए और राज्यसभा से पारित हो तो राज्यसभा में, जो उस सदन की कुल संख्या है, जो उस सदन की कुल संख्या है उसके बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। नंबर एक, बहुमत होना चाहिए किसका? सदन की कुल संख्या का। प्लस लेकिन साथ में और क्या चीज होनी चाहिए? उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं, उपस्थित जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत भी क्या होना चाहिए? पार होना चाहिए। दोनों बहुमत जब मिलेंगे तब ही वो संविधान संशोधन विधेयक क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से कि लोकसभा में सीटें कितनी है? मान लो 100 सीट है। हालांकि 543 सीट है, लेकिन हम समझने की दृष्टि से 100 सीट मान के चलते हैं। और इन 100 सीटों में से जो उपस्थित लोग हैं वो कितने हैं? मान लो 66 लोग क्या हैं? उपस्थित हैं। 66 लोग उपस्थित हैं। तो 66 का जो 2/3 यदि हम देखें तो वो कितना हो गया? 44। कितना हो गया? 44। तो क्या संविधान संशोधन विधेयक 44 लोगों के बहुमत से पारित हो जाएगा? यदि लोकसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी हो? 100, तो हो जाएगा या नहीं होगा? 2/3 बहुमत तो 44 से हो गया। तो क्या 44 लोग पारित कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि साथ में सदन की कुल संख्या का बहुमत भी चाहिए, यानी कि यहां भी ये संख्या कितनी होनी चाहिए? 51 होनी चाहिए। यानी 50% से, कुल संख्या के 50% से अधिक प्लस ये, यानी 51 लोगों का जब समर्थन होगा कम से कम, तब कोई विधेयक क्या हो पाएगा? पारित हो पाएगा। तो इस प्रकार की पहली बात ये कह दी गई। दूसरा ये बताया गया है कुछ जो विधेयक होंगे संविधान संशोधन के, कुछ विधेयक कुछ मामलों में संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक लाएंगे उनको क्या करना पड़ेगा? ये बहुमत तो प्राप्त करना ही करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनका बहुमत भी चाहिए होगा। उनका बहुमत भी चाहिए होगा। यानी संविधान में संशोधन दो प्रकार से। पहला प्रकार क्या? 2/3 बहुमत प्लस कुल संख्या का बहुमत प्राप्त कर लिया जाए। दूसरा तरीका क्या है? 2/3 बहुमत, कुल संख्या का बहुमत, ये तो हो ही हो, आधे से ज्यादा जो राज्यमंडल हैं, कम से कम आधे जो राज्यों के विधानमंडल हैं उनके विधानमंडल भी इसको स्वीकृति प्रदान करें। अब ये कब कौन सा बहुमत प्रदान प्राप्त करना जरूरी होता है, ये आगे हम देखेंगे कि कौन से विषयों को संविधान संशोधन करने के लिए, कौन से विषयों में तो संशोधन करने के लिए केवल ये वाला बहुमत चाहिए होता है और कौन से विषयों के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति की भी आवश्यकता होती है। अच्छा, एक चीज आप यहां और नोट करना
कि विधानमंडलों को जब ये विधेयक भेजा जाएगा तो विधानमंडल उस संविधान संशोधन विधेयक को वापस अपनी सहमति या असहमति जताकर कितने दिन में भेजेंगे, इसका संविधान में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। यानी राज्य का विधानमंडलों में जो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक, उस पर कितने दिन में सहमति राज्य के विधानमंडलों को देनी है, इसके बारे में संविधान में कोई बात नहीं की गई। तो ये थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे कि जैसा हमने देखा कि दो प्रकार से संशोधन हो सकता है। पहले प्रकार का संशोधन कैसे, कि क्या हो, 2/3 बहुमत प्राप्त कर लिया जाए उपस्थित का और कुल संख्या का बहुमत प्राप्त कर लिया जाए। संविधान के ज्यादातर जो पार्ट्स हैं उनका संशोधन क्या हो जाता है, इसी बहुमत से हो जाता है। लेकिन कुछ एक विषयों के लिए क्या आवश्यकता होती है, आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति की भी आवश्यकता होती है। ये कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें संशोधन करने के लिए आधे राज्य के विधानमंडलों के भी सहमति की आवश्यकता होगी? तो वो विषय है सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? जो एमपीज होते हैं और एमएलए जो होते हैं इलेक्टेड। अभी ये व्यवस्था है कि एमपी और एमएलए मिलकर क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं राष्ट्रपति का। यदि इस निर्वाचक गणों में कोई परिवर्तन करना हो तो राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का संविधान संशोधन करना हो कि वो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक गण को बदल दे या निर्वाचन के तरीके को बदल दे, तो आधे राज्यों की सहमति लेनी होगी। इसी प्रकार यदि संघ की कार्यपालक शक्ति यानी केंद्र सरकार की कार्यपालक शक्ति को विस्तार दिया जा रहा हो किसी संविधान संशोधन के माध्यम से, तो उस पर भी आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति लेनी आवश्यक हो जाएगी। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार किया जा रहा हो, यानी जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची जो 7वीं अनुसूची है उसमें दी गई हैं, उनमें यदि परिवर्तन किया जा रहा है तो इस प्रकार के संविधान संशोधन को किससे सहमति लेनी पड़ेगी? आधे राज्यों की सहमति इस प्रकार के संविधान संशोधन के लिए आवश्यक होगी। 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और व्यवस्था की गई है कि जीएसटी काउंसिल से संबंधित 101वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि जीएसटी काउंसिल जो कि जीएसटी के संदर्भ में बनेगी, उसमें यदि किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उसके लिए भी आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का जो गठन है या उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं उसमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो भी आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कोई संशोधन यदि करना है तो उसके लिए भी आधे राज्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 7वीं शेड्यूल 7वीं जो अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसके विषयों में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? आधे राज्यों के विधानमंडल की बहुमत की आवश्यकता उस संविधान संशोधन के लिए पड़ेगी। इसके अलावा संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें किसी प्रकार का क्या हो रहा हो, चेंज करना हो, राज्यों की शक्ति जो हो उसके माध्यम से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही हो, तो उसके लिए भी उस संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी आधे राज्यों की क्या होगी, आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। इसके अलावा स्वयं आर्टिकल 368 में संशोधन करना हो, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। इस आर्टिकल में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना है, स्वयं आर्टिकल 368 में यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को यदि जो संविधान में दर्शाई गई है उसको बदलना है तो उसके लिए भी आधे राज्यों के विधानमंडल की परमिशन या अनुमति की आवश्यकता होगी। ये थे ऐसे संशोधन जिन पर आधे राज्यों की क्या करनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी वो संविधान संशोधन क्या होंगे, लागू होंगे। तो इस प्रकार से हमने दो माध्यम देखे संविधान संशोधन के। एक माध्यम के द्वारा 2/3 बहुमत प्लस आधे सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो जाए सदन के तो क्या हो जाएगा, संशोधन पारित होगा। लेकिन वो लोकसभा में भी प्राप्त होना चाहिए और राज्यसभा में भी अलग अलग प्राप्त होना चाहिए। दूसरा तरीका हमने देखा कि 2/3 बहुमत भी प्राप्त हो, कुल जितनी सीट है उसके आधे से ज्यादा लोगों का बहुमत भी प्राप्त हो, लेकिन साथ में आधे जो राज्य हैं उनके विधानमंडलों की सहमति भी उसमें आवश्यक होती है। ऐसे कौन से विषय होते हैं वो हमने देख लिए। उन विषय को छोड़कर शेष विषयों के संदर्भ में यदि संशोधन करना होगा तो वो कैसे हो जाएगा, 2/3 बहुमत और आधा बहुमत, आधी सीटों के जो कुल सीटें हैं आधी, उनके आधे का बहुमत, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, ये संशोधन हो जाएगा। हालांकि आर्टिकल 368 में दो ही तरीके बताए गए हैं, दो तरीके बताए गए हैं संविधान संशोधन के, दोनों हमने देख ली पिछली स्लाइड में। लेकिन इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था की गई है
कि संविधान के बहुत से उपबंध आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन में नहीं गिने जाएंगे और वो सामान्य विधेयक की तरह ही सामान्यतः ही क्या हो जाएंगे, पारित होकर संविधान में संशोधन हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से, आर्टिकल 368 में दो ही तरीके बताए गए हैं, लेकिन अलग अलग संविधान के जो उपबंध हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि संविधान के कुछ जो भाग हैं उनको आर्टिकल 368 की प्रक्रिया से गुजरे बिना भी, अर्थात साधारण बहुमत की प्रक्रिया द्वारा भी क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। आइए देखते हैं जो कि साधारण बहुमत से हो सकते हैं वो कौन कौन से प्रकार के क्या है संविधान संशोधन है। जैसा मैंने आपको बताया, इनका वर्णन आर्टिकल 368 में नहीं दिया गया, अपितु संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझे, जैसे भारत में किसी नए राज्य का प्रवेश किया जाएगा या किसी नए राज्य का नाम परिवर्तन कर दिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि कुछ राज्यों का नाम बदल दिया जाता है, जैसे हमने देखा था पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी किया गया, ठीक है। दिल्ली का नाम जो है संघराज्य क्षेत्र दिल्ली या एनसीटी दिल्ली किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, एनसीआर दिल्ली उसका नाम कर दिया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि समय समय पर क्या किया गया है, नए राज्यों का गठन भी किया जाता है और उनका नाम भी परिवर्तन किया जाता है। लेकिन ये नए राज्यों का गठन या नाम परिवर्तन के लिए संसद को केवल एक क्या बनाना होता है, कानून बनाना होता है, उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और चूंकि संविधान में संशोधन तो होता है उस कानून के माध्यम से, जो है दिल्ली की जगह दर्ज क्या हो जाएगा, नाम जो है नए राज्यों का नाम भी जो है वो दर्ज होगा, संविधान की अनुसूची में भी परिवर्तन होगा, लेकिन वो सारा का सारी प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत नहीं हो रही, इसलिए इस संविधान संशोधन को कोई नंबर नहीं मिलेगा। जैसे आप देखते हैं 101वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, तो ये तो ऐसे संविधान संशोधन है जिनको नंबर मिला है 101वां, 100वां, 99वां। लेकिन कुछ ऐसे संशोधन भी होते हैं जो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होते, इसलिए उनको किसी प्रकार का नंबर नहीं मिलता। और वो संशोधन कौन कौन से हैं, जैसे हमने देख लिया कि किसी नए राज्य का निर्माण कर लिया, उसका नाम बदल दिया गया। इसी तरह राज्यों में विधान परिषद का गठन कर दिया गया या उनका समाप्त कर दिया जाता है कई बार, तो वो भी आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहलाता और उसको भी कोई नंबर नहीं मिलता उस संविधान संशोधन को। इसी तरह संसद और विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको जो प्राप्त विशेषाधिकार है, राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, एमपी और एमएलए की जो तनख्वाह है, जो वेतन भत्ते हैं, उसके अलावा संसद जो अपने प्रक्रिया नियम बनाता है उनमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाए तो वो भी संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार हाईकोर्ट में जजों की संख्या को क्या करना हो, परिवर्तित करना हो, तो वो भी क्या नहीं कहलाएगा, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। इसी तरह अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, इनमें किसी प्रकार का संशोधन यदि किया जाता है तो वो भी क्या नहीं कहलाएगा, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। तो ये हमने देखे आर्टिकल 368 के अंतर्गत दो तरीके संविधान संशोधन के बताए गए, जबकि उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रकार के संविधान संशोधन किए जाते हैं लेकिन उनको नंबर नहीं मिलता क्योंकि वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर कि क्या मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में जो संविधान संशोधन, पहली बात तो हो सकता है या नहीं, तो उसका उत्तर है हो सकता है। दूसरा, किस तरीके से हो सकता है, तो तरीका क्या है, मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में यदि क्या करना हो, संशोधन करना हो, तो क्या होगा, आर्टिकल 368 की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा करना होगा। और आर्टिकल 368 में क्या प्रक्रिया बताई गई है, जो उपस्थित सदस्य हैं उनके तो 2/3 बहुमत चाहिए होता है और जो कुल संख्या है सदन की उसका क्या चाहिए होगा, बहुमत चाहिए होगा। तो क्या हो जाएगा, मूल अधिकारों में और निदेशक तत्वों में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया जाएगा। तो ये थी मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में संशोधन की बात। अब जो केशवानंदन भारती केस है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया और वो था मूलभूत ढांचा सिद्धांत। और ये मूलभूत ढांचा सिद्धांत जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कब दिया गया, केशवानंदन भारती वाद एक न्यायालय के समक्ष आया था, जिसमें जो केशवानंद भारती थे उनकी जमीन को केरल जो सरकार है उसके द्वारा क्या कहा जा रहा था, लिया जा रहा था। और ये इसके विरुद्ध कहाँ पहुंच गए थे, न्यायालय में पहुंच गए थे। और न्यायालय ने इसी केस में अपना फैसला सुनाते हुए मूल ढांचे के सिद्धांत को दिया गया था। इस केस की बात जब हम मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो और विस्तार से करेंगे केशवानंदन भारती केस के बारे में।
लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि केशवानंदन भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, क्योंकि केरल हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध केशवानंदन भारती जो कि केरल के एक मठ के मठाधीश थे वो पहुंच गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बताया कि किस प्रकार का मूल ढांचे के सिद्धांत को पालन करते हुए ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और इसके बाद में इंदिरा नेहरू जो वाद था 1994 का, मिनर्वा मिल्स जो वाद था 1980 का, मंडल वाद जो कि 1992 में, और कियोतो होलन वाद 1993 और बम्बई वाद 1994, इन सभी जजमेंट के द्वारा भी मूल ढांचे के सिद्धांत को मजबूती प्रदान की गई, सहमति प्रदान की गई कि संविधान में संशोधन मूल ढांचे सिद्धांत के अनुसार ही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये मूल ढांचा सिद्धांत क्या है। तो मूल ढांचा सिद्धांत क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको बम्बई वाद में, जो बम्बई वाद में था, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया था कि मूल ढांचा सिद्धांत क्या होगा, क्या क्या चीजें संविधान की मूल ढांचे के अंतर्गत आएंगी। उसे भी आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि मूल ढांचा सिद्धांत क्या है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? संविधान में ऐसे संशोधन नहीं किए जा सकते जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध आते हैं। हालांकि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आएगा ये संविधान में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? न्यायालय ने स्पष्ट किया है। विभिन्न प्रकार के जो कोर्ट केस उसके समक्ष आए, उन कोर्ट केसों में अपना जजमेंट देते हुए समय समय पर न्यायालय ने मूल ढांचा संविधान का क्या होगा उसकी व्याख्या दी गई। और ये मूल ढांचा क्या होगा, इसमें क्या क्या सम्मिलित होगा, जैसा पिछली स्लाइड में हमने देखा था, ये किसने बताया? कोर्ट ने बताया। कैसे बताया? विभिन्न प्रकार के वाद, विभिन्न प्रकार के निर्णय जब कोर्ट केसेस में न्यायालय ने दिए तब ये बताया। और इसके अंतर्गत बताया कि संविधान की जो सर्वोच्चता होती है वो मूल ढांचे के अंतर्गत आएगी। संविधान का जो संघीय स्वरूप है, धर्मनिरपेक्षता, लोक कल्याणकारी राज्य की प्रकृति, संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, विधि का शासन, इसके अलावा देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो विभाजन है वो, उसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, न्याय की प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्धता होना, और जो संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं उनके विरुद्ध या किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध उसको जो उपचार प्राप्त होते हैं वो, इसके अलावा अपील करने का अधिकार, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अन्य जो कोर्ट हैं उनके अधीक्षण करने का जो अधिकार है वो, और मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में सामंजस्य किस प्रकार से उत्पन्न रहे या मेंटेन रहे ये, इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और सम्मान, इन सब से संबंधित सभी के सभी मामले क्या आते हैं? मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। यानी इनको छोड़कर अन्य पार्ट जो है, यानी ये इन सब की मूल भावना संविधान के संशोधन द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। यही क्या है? मूल ढांचा सिद्धांत। तो मूल ढांचे में ये चीज आ गई। इस मूल ढांचे को प्रभावित करने वाले, विपरीत रूप से प्रभावित करने वाले, इनको बढ़ाने वाले संशोधन तो किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, लेकिन इनको न्यूनीकरण करने वाले या इनको विपरीत रूप से प्रभावित करने वाले संशोधन नहीं किए जा सकते। यही है मूल ढांचा सिद्धांत, जो कि किसमें दिया गया? केशवानंदन भारती केस में दिया गया था। अब संविधान संशोधन की ये सारी प्रक्रिया हमने देखी। अब हम देखने वाले हैं कि संविधान संशोधन की ये जो प्रक्रिया है क्या वो ठीक है या उसकी किसी आधारों पर आलोचना की जा सकती है। मेंस में, मुख्य परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो इसी को हम साथ में देखते हुए चल रहे हैं। टॉपिक हमने पढ़ा है तो देख लेते हैं कि क्या आलोचना की जा सकती है संविधान संशोधन प्रक्रिया की। सबसे पहली चीज तो संसद को विशेषाधिकार है, यानी कोई राज्य का विधानमंडल चाहे तो संविधान संशोधन विधेयक को प्रारंभ नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज तो इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की कमी ये देखने को मिलती है कि राज्यों को किसी प्रकार के संविधान संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, राज्यों को किसी प्रकार की वोटिंग करने का अधिकार भी संविधान संशोधन में नहीं दिया गया है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक कहाँ होगा? लोकसभा और राज्यसभा में ही पारित होता है। ठीक है, यदि किसी राजनीतिक दल का लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो? बहुमत हो, दोनों सदनों में क्या हो? बहुमत है, तो आसानी से वो क्या कर सकता है? संविधान संशोधन कर सकता है। 2/3 बहुमत दोनों सदनों में होगा तो आसानी से बहुमत प्राप्त कर लेगा। और संविधान के ज्यादातर भाग का जो संशोधन है वो किससे हो जाता है? 2/3 बहुमत से हो जाता है। राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये भी एक आलोचना का बिंदु है कि यदि बहुमत वाली दल की सरकार होगी तो वो अपने हिसाब से संविधान को क्या कर सकती है? बदल सकती है।
उसके बाद हमने देखा था कि संयुक्त बैठक का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है, राज्यसभा और लोकसभा से अलग अलग पारित होना पड़ेगा, यानी राज्यसभा प्लस लोकसभा के बहुमत से ये प्राप्त नहीं बहुमत से ये पारित नहीं होगा। राज्यसभा में अलग बहुमत और लोकसभा में अलग बहुमत से इसको क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा, तब ही इसको पारित समझा जाएगा। लेकिन यदि निष्कर्ष निकालें तो हम देखेंगे कि भारत के संविधान में जो संशोधन है वो ना तो बहुत ही आसान प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है और ना ही इस प्रक्रिया को इम्पॉसिबल बनाया गया है। तो कहने का तात्पर्य संविधान में संशोधन इतना आसान भी काम नहीं है और असंभव काम भी नहीं है। तो ये थे संविधान संशोधन की प्रक्रिया और उसमें कुछ आलोचना वाले बिंदु थे, उनको हमने देखा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम देखेंगे संविधान से जो अब तक भारत में संविधान संशोधन हुए हैं उनमें से महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को देखेंगे, जो कि लैंडमार्क जजमेंट के द्वारा हुए, माननीय न्यायालय द्वारा जो अपने निर्णय दिए गए उनकी पालना में, या देश में उत्पन्न कुछ परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान संशोधन किए गए, वो कौन कौन से संविधान थे उनको अगली क्लास में हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।